विधान परिषद में अमरावती विभाग स्नातक क्षेत्र सीट के लिए चुनावी जंग की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को नामांकन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है। उम्मीदवार 12 जनवरी तक अपना नामांकन भर सकते हैं। विधान परिषद में अमरावती विभाग स्नातक क्षेत्र सीट के लिए चुनावी जंग की शुरुआत हो गई है। मतदान 30 जनवरी को होगा और वोटों की गिनती 2 फरवरी को होगी। अमरावती में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही अपने मौजूदा विधायक रणजीत पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है, जबकि महाविकास आघाड़ी ने नहीं की है। महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के सुनील देशमुख, मिलिंद चिमोटे, अकोला से कांग्रेस के डॉक्टर सुधीर ढोने, कांग्रेस के श्याम प्रजापति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संजय खोड़के की उम्मीदवारी के लिए चर्चा है। वैसे इस चुनाव को लेकर अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल और अकोला जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। अमरावती जिले के मोर्शी और वरुड़ तहसील में एक बार फिर से बेमौसम बारिश हुई है, जिससे खेत में लगे फसल को काफी नुकसान हुआ है। जनवरी के महीने में अमरावती जिले में बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था, जिसके बाद जिले के मोर्शी और वरुड़ तहसील में आसमान में छाए बादल जमकर बरसे। बादल बारिश के बीच ही कोहरा छाने से अमरावती जिले का मौसम ही बदल गया है। हालांकि इस बारिश से ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन इससे सबसे अधिक फसल को नुकसान हुआ है। अमरावती जिले की चांदुर बाजार तहसील में गुरुवार की सुबह जोरदार बारिश हुई। चांदुर बाजार तहसील के शिरसगांव कस्बे में गुरुवार को अचानक से जोरदार बारिश हुई। कुछ देर तक हुई इस बारिश की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। वहीं इस बारिश की वजह से खेत में तैयार हो चुके कपास और अन्य फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बाद राज्य में बिजली कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले लिया है। बिजली कर्मियों की मांग पर आश्वासन मिलने के बाद अमरावती में बिजली कर्मियों ने जोरदार जल्लोष किया। बिजली वितरण कंपनी का निजीकरण न किया जाए समेत कई अन्य मांगों को लेकर राज्य भर की बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर थे, लेकिन यह हड़ताल 17 घंटे के पहले ही खत्म हो गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बिजली वितरण के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा के बाद सरकार ने उनकी सभी मांगों पर सहमति व्यक्त की, जिसके बाद हड़ताल वापस ली गई। इस फैसले के बाद अमरावती में कर्मचारियों ने जल्लोष किया और अपने काम पर लौट आए। हा संघर्ष समितीने जो आंदोलन पुकारलेलं होतं, या शासनाने हे वीज उद्योगाचं खाजगीकरणाचा घाट घातलेला होता आणि अदानीने काही मुंबई आणि काही भाग हा समांतर लायसन्सीकरता अर्ज केलेला होता आणि ते आम्हाला होऊ द्यायचं नव्हतं। म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातील 31-32 संघटना एकत्र येऊन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही हे खाजगीकरणाच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं। दिनांक 12 पासून द्वारसभा घेऊन, दिनांक 23 महामोर्चा घेऊन, 2 तारखेला ठाण्यावर मोर्चा घेऊन हे आंदोलनाचं एक रूप आम्ही विशाल रूप या शासनासमोर दाखवलं आहे। आणि त्याचंच एक प्रचिती म्हणून आता जो 72 तासांचा संप होता, या 72 तासाच्या संपाच्या बाबतीत माननीय ऊर्जा मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासोबत 30ही संघटनांच्या संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत जी चर्चा झाली ती अतिशय सकारात्मक झाली। त्यामध्ये सरकारने डिक्लेअर केलं आहे की वीज कंपनीच्या
तिन्ही कंपनीपैकी कोणत्याही कंपनीचं खाजगीकरणाचा आमचा विचार नाही आहे आणि त्याचप्रमाणे ज्याही खाजगी उद्योगांनी लायसन्सीकरता अर्ज केला असेल त्याला सरकार आणि शासन हा विरोध करेल। या मुद्द्यावर आम्ही समाधानी आहोत। हा आमचा विजय निश्चित झालेला आहे। म्हणून आज हा आमच्या संघर्ष कृती समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार आज हा संप आम्ही मागे घेतलेला आहे। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में तत्कालीन उम्मीदवार और वर्तमान विधायक देवेंद्र भुयार की गाड़ी पर हमला और आगजनी हुई थी। इस घटना में अब वरुड़ मोर्शी न्याय हक संघर्ष समिति ने जांच की मांग करते हुए गाड़ी में सवार 4 लोगों के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। अमरावती जिले में 2019 में मोर्शी विधानसभा सीट पर मतदान के दिन हुई घटना अभी भी लोगों को याद है। विधायक और तत्कालीन उम्मीदवार देवेंद्र भुयार पर चुनाव की सुबह गोली चलने की घटना हुई थी और उनकी कार में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद उनके ड्राइवर ने सिंदूरजना घाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। कार जलने का वीडियो पूरे विधानसभा क्षेत्र में वायरल हुआ था। बाद में इस चुनाव में देवेंद्र भुयार जीत भी गए थे, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस मामले में जांच नहीं होने के कारण अब वरुड़ मोर्शी न्याय हक संघर्ष समिति की ओर से इस मामले की जांच की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया गया है। सरकार को इस मामले की जांच फिर से शुरू करनी चाहिए और सीबीआई या सीआईडी द्वारा जांच करने की मांग की जा रही है। अनशन पर बैठे इन लोगों ने संदेह जताते हुए कहा कि जब ये सब घटना हुई तब कार में केवल 4 ही लोग थे। ऐसे में इन चारों का नार्को टेस्ट कराना चाहिए ताकि सच सामने आए। दिनांक 21 ऑक्टोबर 2000 विधानसभा इलेक्शनच्या दिवशी जे वरुड मतदारसंघात गाडी जाळपोळ आणि गोळी झाडण्याचे जे प्रकरण घडलेले आहे हे संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त एकाच विधानसभेमध्ये घडले आहे। त्यामुळे आमच्या मतदारसंघाला एक काळीमा फासला गेलेला आहे आणि 3 वर्ष उलटूनही या घटनेत जसं प्रशासनाने स्टेप्स घेऊन काही कारवाई करायला पाहिजे होती त्या प्रकारे कारवाई आम्हाला दिसली नाही आहे। कदाचित शासनाचा दबाव जे मान्य आमदार साहेब आहे देवेंद्रजी भुयार त्यांच्याच गाडीवर हा हल्ला झालेला होता आणि या 2.5 वर्ष ते सत्तेत असूनही या प्रकरणाला काही स्पीड मिळाली नाही आणि जे कोर्टाचे अहवाल बघितले असता त्यावर असं निष्पन्न आलेलं आहे की असला कुठलाही प्रकार किंवा असले कुठलेही लोक तिथे नव्हते, पण गाडी जाळण्याचा व्हिडिओ आणि त्यांचा रडण्याचा व्हिडिओ त्या दिवशीचा आम्हाला दिसलेला आहे। तर जे गोळ्या झाडण्याचा जो प्रकार झालेला आहे तो कदाचित घडला नाही आहे असं फॉरेन्सिक रिपोर्टच्या हिशोबाने आम्हाला लक्षात येत आहे किंवा नागरिकांना माहिती आहे। या चौघांची नार्को टेस्ट होऊन आपल्याला संपूर्ण मतदारसंघाला या प्रकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती मिळायला हवी, हेच आमची मागणी है। जहां विदर्भ के तापमान में भारी गिरावट आई है, वहीं विदर्भ का स्वर्ग माने जाने वाले चिखलदरा में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। चिखलदरा में कोहरे की चादर बिछ गई है और पर्यटक इसका आनंद लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। चिखलदऱ्याला तसं नेहमीच येतो, पण आज पहिल्यांदा असं झालं आहे की या जानेवारी महिन्यामध्ये एवढं धुकं आणि एवढं आल्हाददायक वातावरण आहे, त्यामुळे मला आज खूप आनंद झाला। मी आज पहिल्यांदा चिखलदऱ्याला येण्याचा म्हणजे पावसाळ्याच्या व्यतिरिक्त चिखलदरा येण्याचा पहिल्यांदा छान वाटतं आणि एक चिखलदरा पॉईंट जर अजून आपण हे केला इम्प्रूव्ह केला तर अशीच गर्दी इथे जास्त राहील आणि सगळ्यांच्या कामात येईल असं मला वाटतं। अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजडी में 42 वर्षीय व्यक्ति ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले का नाम अशोक प्रभुनाथ बताया जा रहा है, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए और 1 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे शव को बाहर निकालने में सफल रही। 42 वर्षीय अशोक प्रभुनाथ उत्तर प्रदेश का निवासी है और पिछले कुछ माह से नांदगांव पेट औद्योगिक क्षेत्र के वीनस कंपनी में कार्यरत था। वो गुरुदेव नगर में किराए से रहता था। सूचना मिलते ही तिवसा पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए तिवसा के ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में लघु सिंचाई परियोजना के तहत कुछ गांव में किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। किसान कई वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। किसानों द्वारा जिला प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं होने पर गुस्साए किसानों ने गुरुवार को अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय में अर्धनग्न आंदोलन किया।
वरुड़ तहसील के बेल सावंगी में लघु सिंचाई विभाग द्वारा मौजा सावंगी में एक लघु सिंचाई बांध का निर्माण किया गया था, लेकिन इस बांध का पानी कुछ किसानों के खेतों में नाले के जरिए वापस आ रहा है। साथ ही इस लघु परियोजना में उपरोक्त किसान की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। जब परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया तो जमीन का भूमापन भी किया गया, लेकिन जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। हर साल यहाँ किसान फसल बोते हैं और इस प्रोजेक्ट के पानी से किसानों की फसल चौपट हो जाती है। मॅडमने सांगितलं तुमचं प्रकरण आता 15 दिवसात लागणार, 10 दिवसात लागणार। आज तर आम्हाला हे सांगितलं गेलं होतं की आज तुमची फायनल मीटिंग आहे। आम्ही फायनल मीटिंगसाठी सगळे लोक आलो आणि इथं आल्यावर आम्हाला कळते की तुमची मीटिंगच कॅन्सल आहे। म्हणजे आम्ही काय करायला पाहिजे, आम्ही कुठे न्याय मागायचा? हे जिल्हा प्रशासन एकदम सुस्त झालेला आहे, आमचा अंत पाहून राहिलेला आहे। असा अंत जर आमचा पाहत असेल तर शेवटी मग आम्हाला आमच्या जीवाचं काहीतरी बरं वाईट करावं लागतं। असं तुम्हाला वाटून राहिलेलं असेल। मी आपल्या माध्यमातून आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना आम्ही या ठिकाणून तुम्हाला हे करतोय, सांगतोय की आम्हाला या प्रकरणामध्ये न्याय द्या। न्याय देत नसेल तर आम्हाला मरण्याची परवानगी द्या। इस संबंध में 29 जुलाई 2023 को पहले ही एक बयान दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कोई उपचारात्मक योजना बनाई गई है। सरकार को छोटी परियोजना का निरीक्षण करना चाहिए और जल्द से जल्द योजना बनानी चाहिए, नहीं तो किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, इसीलिए किसानों ने अर्धनग्न होकर विरोध किया। माध्यमातून आम्ही सतत 2.5-3 वर्ष या ठिकाणी येत आहे। प्रत्येक महिन्याला आम्ही येत आहे। प्रत्येक विभागाला आमची फाईल गेलेली आहे आणि जिल्हा परिषदला पण गेली आहे। शिव साहेब सुद्धा आमच्या शेतापर्यंत पोहोचले, त्यांनी पाहणी केली। प्रत्यक्षात तुमची पाहणी आहे, पण जिल्हा परिषदनी अजून आजपर्यंत पैसा टाकलेला नाही। पण आम्ही शेतकऱ्यांना ताराव का मरावं हा आमचा जीवाचा प्रश्न आहे, कारण का आमच्या शेतामध्ये अजिबात कोणत्याच प्रकारे पीक येत नाही। ते सांगतात की नाही आज द्या उद्या तुमचं काम चालू आहे, पण कधी चालू होणार आहे, कधी आम्हाला त्याचा काही मोबदला मिळणार आहे? मोबदला अजून आजपर्यंत काही आम्ही काय शेतामध्ये काय आम्ही काय परिवारासहित काही काढून घ्यायचं काय का मरायचं काय सांगा। आणि याला जबाबदारी प्रशासन राहील, जिल्हाधिकारी प्रशासन राहील। जिल्हाधिकारी प्रशासनाचा निषेध असो, निषेध असो। आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। जिल्हाधिकारी प्रशासनाचा निषेध असो, निषेध असो। भूजल बढ़ाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्य में 1139 गांव में अटल भूजल योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में बुल्ढाना जिले के 68 गांवों का समावेश है। महाराष्ट्र में भूजल स्तर दिन ब दिन घट रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूरे देश के लिए 2022 की वास्तविक भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि महाराष्ट्र के 80 तहसीलों में भूजल स्तर मध्यम से बहुत कम है। इस वजह से राज्य के 1349 गाँव में भूजल बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे भविष्य में गाँव में भूजल स्तर बढ़ सकता है, जिसमें कुल 68 गाँव शामिल है। अकोला के बोरगांव मंजू के गुलजापुरा में कत्ल के लिए बंधे मवेशियों को स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापेमारी कर मुक्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लोकल क्राइम ब्रांच के मुख्य पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने टीम के साथ गुलजारपुरा में छापेमारी की। यहाँ 6 मवेशियों को बेरहमी से बांध कर रखा गया था। पुलिस ने सभी मवेशियों को मुक्त किया और आरोपी मोहम्मद जुनेद मोहम्मद वारिस को हिरासत में लिया। उसके पास से कुल 1,65,000 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।